नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस समय जो इसरो में आईपीआरसी का दोस्तों वैकेंसी निकाला गया है, तो उसमें दोस्तों आईटीआई बेस पर जो भी पोस्ट हैं, तो उसका दोस्तों यहाँ पर हम लोग पेपर का डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों ये हर ट्रेड का हम लोग करेंगे, तो लेकिन इस ट्रेड में दोस्तों हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का करेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों का देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है जो कि एग्जाम हुआ था दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसका जो पेपर हुआ था 22 अप्रैल 2018 का ये ऑफिशियल पेपर है। देख सकते हैं इसरो की तरफ से इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक, इसरो नोदर कॉम्प्लेक्स या प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स का है। देख सकते हैं महेंद्र गिरी का है ये, टेक्नीशियन बी पोस्ट का है ये, इलेक्ट्रीशियन का, ठीक। टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें दोस्तों 60 है, यानी कि और मैक्सिमम मार्क ये दोस्तों आपका 180 नंबर का है, यानी कि क्वेश्चन 3-3 नंबर का है। और ये देखिए 10 से 11:30 बजे के बीच में 1.5 घंटे का ये पेपर हुआ था, ऑफिशियल पेपर है। और इसका हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आप लोग इस बार एग्जाम देने जाएं तो आपको आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय, यानी कि जो गति प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होती है दोस्तों, इसको हम लोग जो ज्ञात करते हैं या जिसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है, वो रहता है दोस्तों फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रेरकत्व की मूल इकाई क्या होती है, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ इंडक्टेंसेज इज, तो यानी कि जो इंडक्टेंस होता है उसका मूल इकाई या मात्रक उसका क्या होता है। तो देखिए प्रेरकत्व की जो मूल इकाई होती है दोस्तों वो होता है हेनरी, तो प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हिच डिवाइस स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि कौन सी युक्ति वैद्युत ऊर्जा को संचय करता है या स्टोर करता है। तो देखिए दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है वो रहता है दोस्तों हमारा कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र। यहाँ पर दोस्तों हमारा संधारित्र करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो कैपेसिटर जो होता है यह वैद्युत ऊर्जा को स्टोर यानी कि संचय करता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ओम नियम की शर्त क्या है, द कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ। तो देखिए दोस्तों जो ओम्स लॉ का जो कंडीशन होता है वो रहता है कि तापमान को स्थिर रखना चाहिए, ठीक। तो ओम का नियम तभी लागू होगा जब तापमान स्थिर होता है, ठीक। तो यहाँ पर चौथे का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर शर्त की बात किया गया है, फार्मूले का बात नहीं किया गया है। तो शर्त में यही होता है कि तापमान को स्थिर रखना चाहिए, ठीक। तभी V इक्वल टू आई आर का ये जो फार्मूला होता है वो आता है, यानी कि R इक्वल टू वी बाई आई जो कांस्टेंट होता है जो कि प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक। वही तो शर्त उसमें क्या रहता है कि तापमान स्थिर होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है, देखिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिघाती शक्ति का यूनिट या इकाई क्या है। तो देखिए प्रतिघाती शक्ति का जो यूनिट या रिएक्टिव पावर की जो यूनिट होता है दोस्तों वो रहता है VAR, ठीक। तो प्रतिघाती शक्ति की यूनिट है वह VAR होता है। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है कि कुंडली में 20 वोल्ट के वोल्टता को प्रेरित करते हैं जब उसकी धारा 5 सेकंड में 10 एम्पीयर से 20 एम्पीयर में बदल जाता है, प्रेरण कुंडली का पता लगाएं। ए वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट इज induced in a coil when the current through it changes from 10 ampere to 20 ampere in 5 seconds, find out the inductance of the coil। तो ये होगा आपका दोस्तों 10 हेनरी, ठीक। तो अब सातवां क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि इन सिंगल फेज एसी मोटर कंडेंसर इज यूज्ड फॉर, यानी कि सिंगल फेज एसी मोटर में संधारित्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए सिंगल फेज एसी मोटर में संधारित्र का जो उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है दोस्तों कि स्प्लिटिंग द फेज, यानी कि फेज विभक्त के लिए हम लोग दोस्तों यूज करते हैं, ठीक। तो एक सिंगल फेज एसी मोटर में संधारित्र का उपयोग फेज को विभक्त करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवैद्युत पदार्थ किसका होना चाहिए, यानी कि ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज मस्ट बी, यानी कि जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वह किसका बना होता है,
तो जो भी हमारा प्रावैद्युत पदार्थ होता है दोस्तों, यह हमारा इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधक का बना होना चाहिए। तो प्रावैद्युत पदार्थ हमेशा इंसुलेटर होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होना चाहिए इंसुलेटर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है। तो देखिए दोस्तों, जो बैटरी की क्षमता होती है यानी कि कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज मेजर्ड बाय, ये किया जाता है दोस्तों एम्पियर हावर में। बैटरी की क्षमता हम लोग एम्पियर हावर में व्यक्त करते हैं। ठीक। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत अपघट्य के विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए निम्न में से कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि दोस्तों जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इलेक्ट्रोलाइट का, उसको मेजर करने के लिए दोस्तों हम लोग जो यूज करते हैं वह रहता है हमारा हाइड्रोमीटर। यानी कि हाइड्रोमीटर यानी कि उत्प्लव घनत्व मापी के द्वारा दोस्तों हम लोग विशिष्ट घनत्व को मापते हैं। तो हाइड्रोमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 1.5 वोल्ट सेल समानांतर में जुड़े हैं तो निर्गम वोल्टता क्या होगी। तो इसकी दोस्तों जो निर्गम वोल्टता होगी वो होगा 1.5 वोल्ट ही रहेगा। ठीक, क्योंकि समानांतर में है तो समांतर में वोल्टता यहाँ पर आपका समान रहेगा। तो निर्गम वोल्टता क्या हो जाएगी 1.5 वोल्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए ये ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, ये जो वर्क करता है ये दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू इंडक्टिवली कपल्ड सर्किट, यानी कि दो प्रेरणितः युग्मित परिपथों के बीच अन्योन्य प्रेरण। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों 12 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए ताजे परावैद्युत तेल का रंग क्या है। तो देखिए ट्रांसफार्मर के लिए ताजे परावैद्युत तेल का जो रंग होता है दोस्तों वो है रंगहीन। तो यहाँ पर 13 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रंगहीन यानी कि कलर। द कलर ऑफ फ्रेश डाइलेक्ट्रिक ऑयल फॉर ट्रांसफार्मर इज, वह रह जाएगा कलरलेस। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट सुटेबल मोटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज, यानी कि कहा गया है कि विद्युत संकर्षण के लिए सबसे उपयुक्त मोटर कौन सा होता है। तो विद्युत संकर्षण के लिए सबसे उपयुक्त मोटर होता है दोस्तों डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी श्रेणी मोटर यहाँ पर 14 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा किसमें अंतर परिवर्तन करके उलट हो सकती है। तो यानी कि कहा गया यहाँ पर कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी शंट मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय इंटरचेंजिंग। तो देखिए डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा में अगर अंतर परिवर्तन अगर करके उलट हो सकती है, वो किसके द्वारा हो सकती है, वो होता है फील्ड और आर्मेचर टर्मिनलों में अगर दोस्तों हम लोग अंतर करें तो उसमें उलटफेर हो जाएगी। यानी कि जो डीसी शंट मोटर घूर्णन की दिशा रहेगी उसको अगर चेंज करना है तो फील्ड और आर्मेचर के जो भी टर्मिनल रहेंगे उसमें हम लोग उलटफेर करेंगे तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है घूर्णन की। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर में एसी को डीसी में कौन सा घटक बदलेगा, यानी कि इन ए डीसी जनरेटर व्हिच पार्ट विल कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो डीसी जनरेटर में एसी को डीसी में जो बदलना है वो काम करता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर क्या करता है एसी को डीसी में बदलता है। ठीक। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रेरण मोटर का स्टार्टर कोर किससे बना होता है, यानी कि स्टार्टर कोर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। तो देखिए जो प्रेरण मोटर होता है उसका जो स्टार्टर कोर होता है वह दोस्तों बनाया जाता है आपका सिलिकॉन इस्पात स्टैंपिंग से। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रेरण मोटर के तुल्यकालिक चाल और वास्तविक चाल के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों कि एक प्रेरण मोटर के तुल्यकालिक चाल और वास्तविक चाल के बीच के अंतर को दोस्तों हम लोग जानते हैं स्लिप के नाम से। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज नोन एज स्लिप। 19 नंबर क्वेश्चन है एक तुल्यकालिक मोटर को तुल्यकालिक संधारित्र कहा जाता है जब यह क्या होता है। तो देखिए ए सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड ए सिंक्रोनस कैपेसिटर व्हेन इट इज। तो ये होगा आपका दोस्तों ओवर एक्साइटेड यानी कि अधिक उत्तेजित। यहाँ पर 19 का बी आंसर करेक्ट
हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की अविच्छिन्नता को सामान्य रूप से किसके द्वारा जांच किया जाता है? यानी कि द कंटिन्यूटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज यूजुअली चेक्ड बाय। तो विद्युत शक्ति की अविच्छिन्नता को सामान्य रूप से हम लोग जो जांचते हैं वह जांचते हैं दोस्तों ओम मीटर के द्वारा। तो 20 का यहाँ पर दोस्तों आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि द एक्सपेंशन ऑफ एमसीसीबी, यानी कि एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर 21 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माध्यम वोल्टता इंगित करता है? तो देखिए जो माध्यम वोल्टता इंगित करता है वो रहता है दोस्तों 650 वोल्ट से अधिक नहीं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स मीडियम वोल्टेज। तो माध्यम वोल्टता जो इंगित करता है वो रहता है 650 वोल्ट से अधिक नहीं। तो 22 यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मार्ग प्रकाश व्यवस्था में दीप सभी किससे जुड़े होते हैं? तो मार्ग प्रकाश व्यवस्था में जो दीप होते हैं किससे जुड़े होते हैं? ये रहते हैं दोस्तों आपके पैरेलल यानी कि समानांतर में। तो लैंप इन स्ट्रीट लाइटनिंग आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। 24 नंबर क्वेश्चन है कौन सा सबसे अच्छा ऊर्जा दक्ष प्रकाश फिटिंग है? यानी कि विच वन इज द बेस्ट एनर्जी इफिशियंट लाइट फिटिंग। तो सबसे अच्छा ऊर्जा दक्ष जो प्रकाश फिटिंग है दोस्तों वो है हमारा एलईडी। एलईडी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है इकाई किलोवाट घंटा है, तो यानी कि किसका इकाई किलोवाट घंटा होता है? तो देखिए जो किलोवाट घंटा होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इकाई होता है। तो विद्युत ऊर्जा यहाँ पर जो होता है उसकी इकाई किलोवाट घंटा होती है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग एच विद्युत रोधी सामग्री की तापमान सीमा क्या है? तो देखिए यानी कि टेम्परेचर लिमिट ऑफ क्लास एच इंसुलेटिंग मटेरियल इज। तो ठीक, तो यानी कि जो एच वर्ग का विद्युत रोधी सामग्री होता है उसका जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो रहता है 180 डिग्री, ठीक, सेल्सियस। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अमियम में 16 SWG तार के नामीय व्यास हैं। तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ 16 SWG वायर इन mm। तो 16 SWG वायर का जो व्यास होगा mm में वह कितना होगा दोस्तों? तो यह होगा दोस्तों आपका 1.6 mm। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 1000 वाट 200 वोल्ट विद्युत केतली के तापन तत्व के प्रतिरोध की गणना करें। तो यानी कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन हीटिंग एलिमेंट ऑफ 1000 वाट 200 वोल्ट इलेक्ट्रिक केतली यहाँ पर। तो देखिए इसका जो आएगा आपका 40 ओम आएगा। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 3 धारिता के प्रत्येक 10 माइक्रोफैरड समानांतर में जुड़े हैं, तुल्य धारिता का पता लगाएं। यानी कि 3 कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो देखिए 3 धारिता के प्रत्येक 10 माइक्रोफैरड समानांतर में जुड़े हैं, तो इसका जो तुल्य धारिता होगी दोस्तों तो ये होगा आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि समानांतर में दोस्तों जो धारिता रहेगी वो आपको मल्टी यानी कि सब जुड़ जाती हैं। तो 10 रहेगा तो 3 है तो 10 3 30 हो जाएगा। अगर यही दोस्तों श्रेणी में रहता तो ये आपका 10/3 हो जाता। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सेल। तो जो प्राइमरी सेल नहीं है दोस्तों वो है हमारा निकिल आयरन सेल, हमारा प्राइमरी सेल नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 31 नंबर का कि पूरी तरह से चार्ज किए गए सेल का विशिष्ट घनत्व कितना होता है? यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या फुल्ली चार्ज सेल बी। तो जो पूरी तरह से चार्ज किए गए सेल का जो विशिष्ट घनत्व होता है वह रहता है दोस्तों 1265। दोस्तों जिसको भी पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या objectivecenter.in नाम से दोस्तों वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को सर्च करिएगा, वहां पर जाके प्रीवियस पेपर का सेक्शन मिलेगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, सीसा अम्ल बैटरी में इस्तेमाल विद्युत अपघट्य कौन सा है? देखिए सीसा अम्ल बैटरी में इस्तेमाल विद्युत अपघट्य जो है दोस्तों वो है आपका dilute H2SO4, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन ए लेड एसिड बैटरी इज डाइल्यूटेड
H2SO4। तो शीशम अम्ल बैटरी में जो विद्युत अपघट्ट यूज किया जाता है वह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों अगला क्वेश्चन 33 नंबर का कि 1.5 वोल्ट के 100 सेलों में प्रत्येक 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध सहित श्रेणी में जुड़े हुए हैं। यदि बाह्य प्रतिरोध 40 ओम है तो कितना धारा प्रवाह होगा? यानी कि 100 cell of 1.5 volts each having 1 ohm internal resistance are connected in series. How much current will flow if external resistance is 40 ohm? तो ये होगा दोस्तों आपका 1 एम्पियर। 34 नंबर क्वेश्चन है स्थिर चाल अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का यूज किया जाता है? Which type of DC motor is used for constant speed application? यानी कि दोस्तों कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन के लिए कांस्टेंट स्पीड के लिए दोस्तों हम लोग जो डीसी मोटर यूज करेंगे वह रहेगा दोस्तों हमारा शंट मोटर। ठीक। अब 35 नंबर क्वेश्चन है एसी वोल्टता में क्रमशः 200 वोल्ट और 150 वोल्ट का आरएमएस मूल्य और औसत मूल्य होता है। एसी वोल्टता का आकृतिक गुणक क्या है? ए An AC voltage has an RMS value and average value of 200 volt and 150 volt respectively. What is the form factor of AC voltage? तो form factor क्या होगा? तो RMS value बटे एवरेज वैल्यू होता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.33। ठीक। तो RMS वैल्यू हमारा कितना है यहाँ पर? तो RMS वैल्यू हमारा 200 और यहाँ पर औसत वैल्यू है 150, यानी कि 200 बटा 150 करेंगे तो हमारा 1.33 आ जाएगा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेरक में संचित ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंसुलेट इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो प्रेरक में संचित ऊर्जा जो होती है दोस्तों यह जो समानुपाती होता है वह आई स्क्वायर के समानुपाती होता है। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि एसी परिपथ का शक्ति गुणक कितना होता है? पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज। तो एसी सर्किट का जो दोस्तों पावर फैक्टर होता है वो होता है किलोवाट यहाँ पर भागा केवीए, केडब्ल्यू बटा केवीए होता है एसी परिपथ का पावर फैक्टर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित हानियों में से कौन सा आवृत्ति के वर्ग पर निर्भर करता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज डिपेंडिंग ऑन स्क्वायर ऑफ ए फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफार्मर में जो हानियां आवृत्ति के वर्ग पर निर्भर करता है दोस्तों वो हानियां रहती हैं भंवर धारा हानि यानी कि ईडी करंट लॉस। तो 38 का दोस्तों यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि 4000 या 400 वोल्ट 100 केवीए रेटिंग पर ट्रांसफार्मर के विद्युत कुंडली के 100 फेरे हैं। इसके प्राथमिक ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या क्या होगी? तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये दोस्तों इसरो की तरफ से यहाँ पर इसरो आईपीआर की तरफ से दोस्तों इसका जो आंसर है वो निगलेक्ट कर दिया गया था, यानी कि इसको सही नहीं माना गया था। और जो यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन था इसका भी दोस्तों इसने निगलेक्ट कर दिया था। ठीक, यानी कि गड़बड़ था, इस क्वेश्चन में गड़बड़ी थी इसलिए उसको छोड़ दिया गया था। अब 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम चरण की एसी आपूर्ति 100 वाट 230 वोल्ट के दीप द्वारा 10 घंटे में खपत ऊर्जा कितना होगा? तो देखिए एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए लैंप ऑफ 100 वाट 230 वोल्ट 1 फेज एसी सप्लाई फॉर 10 आवर सेल बी। तो ये कितना होगा दोस्तों? ये होगा आपका 1 किलोवाट आवर। ठीक। वायु की विद्युतशीलता कितनी होती है? यानी कि परमिटिविटी ऑफ एयर इज। तो वायु की जो विद्युतशीलता होती है दोस्तों वो होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। 43 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के विद्युत उत्पादन संयंत्र में परिवहन की लागत न्यूनतम होती है? यानी कि इन विच टाइप ऑफ पावर जनरेशन प्लांट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम। तो ये रहता है दोस्तों जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है दोस्तों इसकी जो परिवहन की लागत होती है वह न्यूनतम होती है। 44 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र का निर्माण कब हुआ? तो देखिए वो है दोस्तों कि तारापुर में भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र का निर्माण हुआ है। ठीक। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आग के लिए उपयोग किए जाने वाले अग्निशामक का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट
मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर इज, विद्युत आग के लिए उपयोग की जाने अग्निशामक जो सबसे उपयुक्त तरीका होता है दोस्तों, वो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो CO2 यहाँ पर 45 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रेरणिक परिपथ में धारा क्या होगा। तो देखिए करंट इन एन इंडक्टिव सर्किट, तो एक प्रेरणिक परिपथ में जो धारा होता है दोस्तों वह लैग द वोल्टेज यानी कि वोल्टता पश्चाता होती है। तो 46 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि फेरांटी प्रभाव किसके लिए लागू होता है। तो देखिए जो फेरांटी इफेक्ट होता है यह जो लागू होता है दोस्तों लाइटली लोडेड लाइन और नो लोड लाइन दोनों के लिए होता है। तो 47 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार आवृत्ति का घोषित मूल्य क्या होता है। तो देखिए इसका जो मूल्य होता है ये होता है कि 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3%। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है किसी भी इमारत के निकटतम बिंदु से कम वोल्टता और मध्यम वोल्टता सिरोपरी लाइनों के बीच न्यूनतम क्षैतिज निकासी पर बनाए रखना जाना चाहिए। तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस इज टू बी मेंटेन्ड फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एन बिल्डिंग टू लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज ओवर हेड लाइन इज, तो ये रहेगा दोस्तों आपका 1.2 मीटर। अब देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि घर में तार लगाने के लिए भू क्षरण परिपथ वियोजक यानी कि ELCB की क्षरण धारा क्या होती है। लीकेज करंट ऑफ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB फॉर हाउस वायरिंग सेल बी, तो इसके लिए दोस्तों जो वायर होता है वो रहता है हमारा 30 मिली एम्पियर। तो घर में तार लगाने के लिए भू क्षरण परिपथ वियोजक की जो क्षरण धारा होगी वह 30 मिली एम्पियर होती है। फ्यूज में HRC का फुल फॉर्म क्या होता है यानी कि एक्सपेंशन ऑफ HRC इन फ्यूज इज, तो देखिए HRC का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च विभंग क्षमता यानी कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक तार में 10 ओम का प्रतिरोध है, उसी सामग्री के दूसरे तार के प्रतिरोध का पता लगाएं जिसकी लंबाई 2 गुनी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना है। तो ये होगा दोस्तों आपका 10 ओम। तो 52 के यहाँ पर दोस्तों बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 10 ओम। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि एक चरण प्रेरण मोटर में विकसित प्रवर्ती बल आघूर्ण किसके अनुपातिक है। इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टार्क डेवलप्ड इन इज प्रोपोर्शनल टू, तो यानी कि एक एकल चरण प्रेरण मोटर में जो विकसित प्रवर्ती बल आघूर्ण होता है ये जो समानुपाती होता है दोस्तों वह V स्क्वायर के समानुपाती होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि सोल्डर बनाने के लिए टिन और शीशा 60 और 40 के अनुपात में मिलाया जाता है। 5 किलोग्राम सोल्डर बनाने के लिए प्रत्येक को कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा। यानी कि टिन एंड लेड आर मिक्स्ड इन द रेशियो 60:40 द मेक सोल्डर, हाउ मच क्वांटिटी ईच इज यूज्ड टू मेक 5 kg सोल्डर। तो ये होगा आपका दोस्तों 3:2। 55 नंबर क्वेश्चन है कि सर्पी वलय प्रेरण मोटर को गिलहरी पिंजरे प्रेरण मोटर से अधिक प्रधानता दी जाती है जहां, यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज प्रिफर्ड ओवर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर वेयर। तो यह दिया जाता है दोस्तों कि देखिए हाई स्टार्टिंग टार्क जहां पर हाई स्टार्टिंग टार्क जरूरत हो, लोड टार्क इज है लोड टार्क हैवी हो और हैवी पुल आउट टार्क इज रिक्वायर्ड, ये सभी हों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 55 का। यानी कि सर्पी वलय प्रेरण मोटर गिलहरी पिंजरे प्रेरण मोटर से अधिक प्रधानता दी जाती है जहां पर उच्च प्रवर्ती बल आघूर्ण की आवश्यकता हो, भार बल आघूर्ण भारी हो और भारी विकर्षण बल आघूर्ण की आवश्यकता है। ठीक, तो वहां सभी पर किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है यदि पी तारा संबंधित प्रणाली की शक्ति है तो त्रिकोण योजित प्रणाली की शक्ति क्या होगी। तो ये होगा दोस्तों आपका पी होगा। तो 56 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर टंकी पानी से भरा नहीं है क्योंकि ट्रांसफार्मर टैंक इज नॉट फिल्ड विथ वाटर बिकॉज, तो ये होगा दोस्तों आपका कि पानी में उत्तम शीतलन गुण लेकिन खराब विद्युत रोधी गुण है। ठीक, वाटर हैज गुड कूलिंग प्रॉपर्टी बट बैड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक,
58 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध प्रतिरोधक भार का शक्ति गुणक क्या होता है, यानी कि पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव लोड इज। तो देखिए शुद्ध प्रतिरोधक भार का जो शक्ति गुणक होता है दोस्तों, वो होता है यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि एकक शक्ति गुणक। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि केबल में कवचन प्रदान की जाती है, यानी कि आर्मरिंग इज प्रोवाइडेड इन ए केबल। तो केबल में आर्मरिंग क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ये किया जाता है यांत्रिक क्षति से बचने के लिए, ठीक है, यानी कि मैकेनिकल इंजरीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केबल में आर्मरिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी टू द केबल। 60 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेरणिक प्रतिघात किस पर निर्भर करता है? तो देखिए जो प्रेरणिक प्रतिघात होता है दोस्तों, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिपेंड अपॉन इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि ए और बी दोनों पर निर्भर करता है। तो 60 पे यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो आपका एग्जाम हुआ था 22 अप्रैल 2018 को हुआ था। टेक्नीशियन व इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 007 था। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना था। ऑफिशियल पेपर था, यही मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर निगलेक्ट कर दिया गया था, 39 और 40 नंबर का, ठीक। बाकी और सब ठीक ठाक है। तो अगर आपको दोस्तों इसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप लोगों के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक, तो आप दोस्तों इसको यहाँ से ज्वाइन कर लें। यहाँ पर देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम ग्रुप है, आप दोस्तों इसको जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ से जैसे ही आप लोग ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।